हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मधुरम खंडेलवाल। और आज हम क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन के अंदर भी जो हमारी एनसीईआरटी मेनली हमें डिस्क्राइब कर रही है प्रोकैरियोट्स के अंदर रेगुलेशन, दैट इज लाइकोपेरॉन। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ब्रीफ के अंदर बहुत अच्छे से कि लाइकोपेरॉन क्या है, और कोशिश करेंगे कि इसका कैसे ये इसका रेगुलेशन होता है। और लास्ट में हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के नीट बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो दैट विल मेक यू दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ गुड वे। ओके, तो चलो बिफोर स्टार्टिंग द लैकोपेरॉन हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीन रेगुलेशन क्या है। इस बिकॉज क्योंकि लैकोपेरॉन पढ़ने से पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि जीन रेगुलेशन क्या है, क्यों इस टर्म को हम बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन का सिंपल मतलब है किसी भी जीन को रेगुलेट करना। किसी भी जीन को रेगुलेट करने से क्या मतलब है, कोई भी जीन जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है वो एक्सप्रेस होता है इन फॉर्म ऑफ एमआरएनए। देन बाय दिस एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द जीन विच रेगुलेट और विच मेनली अफेक्ट द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी भी जीन को रेगुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब उसके एक्सप्रेशन को हम अलाउ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन समझने के लिए सिंपल से एग्जांपल हम ले सकते हैं। लेट्स से वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ इंसुलिन प्रोटीन। ठीक है, तो इंसुलिन कहाँ से बनता है? इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय द पेंक्रियाज इन अ बॉडी। तो इंसुलिन का मेन रोल क्या होता है? इंसुलिन हेल्प्स इन अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड इट हेल्प्स इन मेटाबोलाइजिंग ऑफ ग्लूकोज। Okay, so in our body only pancreas is able to produce the insulin. So although each and every cell of our body having the same DNA, having the similar type of gene, but the gene of insulin is only allowed to express in the pancreas, not anywhere else in the body. So this is somewhat related to gene regulation. मतलब हमारी बॉडी के अंदर हम केवल पेंक्रियाज ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर जीन इस तरह से रेगुलेशन हो रहा है कि वहाँ पर इंसुलिन जीन को एक्सप्रेस किया जा रहा है। जबकि हमारी स्किन सेल्स ले लो, हमारे हेयर्स लो, हमारी आईज लो, वहां पर आपको इंसुलिन का प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इंसुलिन का जीन इस तरह से रेगुलेटेड है कि दैट इन आवर बॉडी इट इज ओनली अलाउड टू एक्सप्रेस इन द पेंक्रियाज, नॉट एनीवेयर एल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, सो एक सेकेंड बात ये भी है कि जब भी हमें किसी जीन की और किसी प्रोटीन की नीड है उसी टाइम वो एक्सप्रेस होगा, क्योंकि जब हमें किसी प्रोटीन की नीड नहीं है तो उसको प्रोड्यूस करना एक तरह से वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी, तो दैट विल बी अगेंस्ट द इकोनॉमी ऑफ द सेल। तो जिस प्रोटीन की हमें नीड है उसे हम तभी एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये लेट्स से दिस इज आवर सेल, दिस इज न्यूक्लियस इन द सेल एंड दिस इज द डीएनए। सो हियर दिस इज अ जीन ए। अब सपोज करो कि हमें इस जीन ए की नीड है, वी नीड द प्रोडक्ट ऑफ दिस जीन ए। तो इस जीन ए का क्या होगा? इससे एमआरएनए बनेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड यहां से थ्रू द ट्रांसलेशन इट विल फॉर्म द प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन विल कैरी आउट द इफेक्ट। ओके, तो इस कंडीशन में जब इस जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है क्योंकि हमें इस प्रोटीन की नीड है, तो इस कंडीशन में जो जीन होता है उसको हम बोलते हैं स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑन कंडीशन मतलब इन दिस कंडीशन वी नीड द प्रोडक्ट ऑफ द जीन। सो यहाँ पर जीन का एक्सप्रेशन होता है, जीन से एमआरएनए बनता है एंड प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन से जो भी फंक्शन होता है वो कैरी आउट होता है। बट अगर हमें इस जीन की नीड नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में हमें इस प्रोटीन की नीड ही नहीं है, तो जीन का जो एक्सप्रेशन है वो नहीं होगा। और इस कंडीशन में जो जीन होता है इसको हम बोलते हैं स्विच ऑफ कंडीशन। ओके, तो किसी भी जीन का एक्सप्रेशन बॉडी में तभी होगा कि हमें जब उसकी नीड होगी। जब हमें उस जीन की नीड नहीं है तो वो जीन स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा। ओके, सो कैसे जीन को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करते हैं हमारी बॉडी में एज पर द रिक्वायरमेंट इन अ बॉडी, उसी को आज हम जीन रेगुलेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जीन रेगुलेशन जो है इट अकर्स इन केस ऑफ बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो हम वो आज यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी है वो बेसिकली कवर करती है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स के अंदर, और दैट टू वहां पर हमें समझाया गया है रिगार्डिंग लैकोपेरॉन। ठीक है, तो आज हमारी क्लास का मेन टॉपिक है टू डिस्कस द लैकोपेरॉन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि लैकोपेरॉन पहले तो है क्या, ये हमें पता होना चाहिए।
Secondly, we must know its structure, and lastly we will discuss about कि how the regulation is occurring in the lac-operon. ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज lac-operon, कि ये है क्या, हम क्या बार बार डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में. तो चलो देखते हैं. यहाँ पर लैक जो होता है, दिस स्टैंड्स फॉर द लैक्टोज. ठीक है, लैक स्टैंड फॉर द लैक्टोज. So lactose, what is this? This is a disaccharide sugar which is made up of glucose plus galactose. Okay, so यहाँ पे जो it is made up of glucose and galactose. So this glucose will act as a source of energy. Fine. अब what is this operon? So operon concept हम basically पढ़ते हैं in case of prokaryotes. यहाँ पर operon concept में क्या होता है कि all the genes which are involved in a metabolic pathway, they are put together under a common promoter. क्या बोला मैंने क्या बोला कि जितने भी जीन्स होते हैं जो कि एक सिमिलर मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक आई से कि देयर इज द मेटाबॉलिक पाथवे अकरिंग इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड देयर आर 3 जीन्स इन्वॉल्व इन द पाथवे, जीन 1, जीन 2 एंड जीन 3. तो इन केस ऑफ ओपेरॉन क्या होगा, ये जो तीनों जीन हैं वो साथ में प्लेस्ड होंगे अंडर अ कॉमन प्रमोटर. ओके, तो इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं ओपेरॉन. तो यहाँ पर क्या होता है, whenever this promoter is induced, so all the genes will be expressed at a time. Gene 1, Gene 2, Gene 3. जब भी RNA polymerase यहाँ पे bind होगा, there will be expression of all these genes at a time. This is known as coordinated expression. ठीक है, तो in case of prokaryotes जो genes होते हैं, they are organized in form of operon. और this is lac-operon. That means we are talking about lactose metabolism in E. coli. So we will talk about the lactose metabolic gene which is organized in form of operon here. Fine. तो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म वाले जीन एक्सप्रेस होते हैं, कब तो वो एक्सप्रेस होंगे किन कंडीशन में और कब वो एक्सप्रेस नहीं होंगे. तो यहाँ पर हम लैक्टोज ओपेरॉन के थ्रू जीन रेगुलेशन कॉन्सेप्ट समझेंगे इन प्रोकैरियोट्स के अंदर. फाइन. तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि कैसे कैसे इसका रेगुलेशन हो रहा है, फिर हम प्रॉपर मैकेनिज्म उसके बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम प्रोकैरियोट्स के रिगार्डिंग जो मॉडल ऑर्गेनिज्म लेते हैं वो लेते हैं ई कोलाई. ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें रेगुलेशन कैसे होता है. सबसे पहले एक पेट्री प्लेट ले लेते हैं. लेट्स से इसके अंदर ये हमने डाल ली ई कोलाई सेल्स. ठीक है, ये ई कोलाई सेल्स ग्रो कर रही हैं और यहाँ पे मीडियम में एज अ फूड हमने उनको प्रोवाइड कराया हुआ है ग्लूकोज. तो ई कोलाई सेल्स क्या करती हैं, एज अ फूड सोर्स दे अपटेक द ग्लूकोज, they metabolize the glucose and they gain the energy from the glucose. Okay, and by the using of energy they will carry out their all the metabolic reaction. ठीक है, जब तक ग्लूकोज मीडियम में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सिंपली उनको लेंगी, मेटाबोलाइज करेंगी और अपना काम करती रहेंगी. बट जब आप सोचो कि अगर ऑल ऑफ सडन ग्लूकोज मीडियम में एग्जॉस्ट हो जाए या फिर खत्म हो जाए, अब यहाँ पर सपोज करो कि एनर्जी सोर्स के फॉर्म में क्या प्रेजेंस है, लैक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज है नहीं. तो अब ई कोलाई को कुछ और एनर्जी सोर्स चाहिए, तो सपोज करो यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि लैक-ओपेरॉन और लैक्टोज मेटाबॉलिज्म वाले जीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं. जब मीडियम में ग्लूकोज है तो हमें लैक्टोज के जीन चाहिए भी नहीं, तो वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं. बट जैसे ही मीडियम में ग्लूकोज एग्जॉस्ट हो गया और अब लैक्टोज है, तो ई कोलाई को अब चाहिए कि मुझे लैक्टोज यूटिलाइज करना है, तो आई हैव टू एक्सप्रेस लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग जीन. तो इस कंडीशन में लैक-ओपेरॉन क्या होता है, इंड्यूस होता है, क्योंकि जब लैक-ओपेरॉन इंड्यूस होगा then it will able to form lactose metabolic genes और फिर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म करके ये एनर्जी गेन करेगा. तो मैंने क्या कंडीशन डिस्कस की है कि एक तो जब ग्लूकोज मीडियम में है तो यहाँ पर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म वाले जीन नहीं चाहिए, तो इस कंडीशन में जो आपका लैक-ओपेरॉन है वो क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज लैक-ओपेरॉन विल नॉट एक्सप्रेस एंड इट रिमेन्स इन कंडीशन ऑफ ऑफ कंडीशन. फाइन. अगर मीडियम में ग्लूकोज हो गया एग्जॉस्ट एंड अब क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ई कोलाई को रेगुलर एनर्जी चाहिए फॉर द मेटाबॉलिक पर्पसेस, तो वो क्या करेगा, लैक्टोज को अपटेक करेगा और लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेगा. बट उसको मेटाबोलाइज करने के लिए इट रिक्वायर्स लैक्टोज मेटाबॉलिक जीन्स. तो उसके लिए नाउ ये करेगा, इट विल स्विच ऑन द लैक-ओपेरॉन. तो अब ये लैक-ओपेरॉन के जीन्स को स्विच ऑन करेगा और ये जीन्स बनकर फिर इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेंगे और ई कोलाई से एनर्जी गेन करेगा. तो इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज जो लैक-ओपेरॉन है इट विल रिमेन इन स्विच ऑन कंडीशन. ओके,
तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो जब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, तो मैंने क्या अभी तक डिस्कस किया है कि इकोलाई के पास दो कंडीशन है, एक तो अगर उसके पास ग्लूकोज है, सेकेंडली ग्लूकोज नहीं है। अगर ग्लूकोज है तो सिंपली उसको लेगा, डाइजेस्ट करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और उसको यूज करेगा। बट इन केस अगर ग्लूकोज एग्जॉस्ट हो गया, मीडियम में लैक्टोज है, तो इसको अब लैक्टोज ही लेना पड़ेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो इन दिस केस इट विल एक्सप्रेस द लैकोपेरोन जीन्स एंड दीज जीन्स विल हेल्प ई कोलाई to uptake the lactose as well as in metabolizing lactose so that it will uptake the energy by metabolizing lactose। ठीक है, तो ये तो हो गया है एक ब्रीफ ओवरव्यू। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लैकोपेरोन के अंदर कौन कौन से जीन्स होते हैं, कौन कौन से रेगुलेटरी पार्ट होते हैं जो कि उसको रेगुलेट करते हैं कि कब उसको एक्सप्रेस होना है और कब उसको एक्सप्रेस नहीं होना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम दोनों सिनेरियो लेंगे कि ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या हो रहा है और ग्लूकोज की एब्सेंस एंड लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या हो रहा है और कैसे ये रेगुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लैकोपेरोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो लैकोपेरोन है इसके अंदर दो टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट and second is regulatory element। ओके, तो ये हम बना लेते हैं पार्ट एक ई कोलाई के डीएनए का। तो यहां पर जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, वो तीन जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम लिख देते हैं पहले हम, लेक जेड, लेक वाई एंड लेक ए। ओके, सो इन केस ऑफ लैकोपेरोन यहाँ पे तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, इनको डिनोट कर देते हैं हम S1, S2 और S3 से। तो ये कौन कौन से जीन हैं, लेक जेड, लेक वाई एंड लेक ए। ये तीनों जीन्स जो होते हैं थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो लेक जेड कोड, तो यहाँ पर ये जो जीन है इससे पहले क्या बनेगा, एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से बनते हैं प्रोटीन। तो लेक जेड जो होता है उससे प्रोटीन बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y codes for the galactosidase permease और A codes for the thiogalactosidase acetylase। ओके, तो यहां पर तीन स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, Z, Y, A। ये तीनों जीन्स दे कोड फॉर द डिफरेंट प्रोटीन्स। सो दीज प्रोटीन्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। सो लाइक Z कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y codes for the galactosidase permease and A codes for the thiogalactosidase acetylase। So हर एक का प्रॉपर फंक्शन होता है। पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या होता है। This beta galactosidase cleaves lactose into glucose and galactose। तो इस एंजाइम के थ्रू लैक्टोज क्लीव होता है एंड इट फॉर्म्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो ई कोलाई विल गेट ग्लूकोज फॉर द यूटिलाइजेशन। ओके, सेकेंड वन इज galactosidase permease। दिस permease जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है, permease मीन it is something related to permeability। so ये क्या करता है, it increase the permeability of E. coli cell wall and it further help in uptake of lactose from the outer environment to inside of the E. coli cells। okay, so it increase the permeability of E. coli cells to the lactose। and third is acetylase। so this is this function of this gene has not been discovered till date। तो यहाँ पर ये दो जीन्स हैं जिनके फंक्शंस डिस्कवर्ड हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं for the utilization of lactose। okay, so these are the structural genes। अब हम बात करते हैं regulatory elements की। regulatory elements मतलब they are regulating the expression of the structural genes। तो regulatory element के अंदर one important gene is regulatory gene। इसको हम I से denote करते हैं। suppose this is regulatory gene। okay, so this regulate the expression of the structural genes। This regulatory gene I is constitutively expressed। constitutively expressed means it is expressing all the time। ये हमेशा एक्सप्रेस होती रहती है और अपनी प्रोटीन बनाती रहती है और जो इसकी प्रोटीन बनती है उसको हम बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम इसको, रिप्रेसर प्रोटीन। एंड दिस रिप्रेसर प्रोटीन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। इसके अलावा यहाँ पर इन स्ट्रक्चरल जीन्स के अपस्ट्रीम में एक पार्ट होता है डीएनए का, दैट इज नोन एज प्रमोटर। So it is the site where RNA polymerase binds। Okay,
RNA polymerase आप सबको पता है, it is main enzyme which is involved in the transcription of the gene. तो जब भी हमें इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करना है, the RNA polymerase binds to the site and move and carry out the transcription of all these genes. There is another site which is located just downstream to the promoter, which is known as operator site. So here is another site which is known as operator site, and denoting it by O. So operator site is the site where the repressor protein binds and regulating the expression of the structural genes. Okay, so this is all about the structure of the leg operon. हमने क्या डिस्कस किया ब्रीफ में, हम देखते हैं एक बार जिससे कि अच्छे से क्लियर हो पाए. It is made up, it has two elements. One is structural element, second one is regulatory element. Structural elements में सारे genes होते हैं which are expressed and carry involved in the lactose metabolism. So in their structural element there are three genes, S1, S2 and S3. These are leg Z, leg Y and leg A. Leg Z code for the beta galactosidase which involve in metabolizing of lactose into glucose and galactose. Leg Y code for the galactosidase permease which involve in the uptake of lactose from the medium. And leg A, thiogalactosidase acetylase. Second part is regulatory element. The main gene which is present in regulatory element which is regulating the expression of the leg operon is I gene, which is known as regulatory gene. It is constitutively expressed. It forms the repressor protein. Okay, this is regulating the expression of structural genes. The other part is promoter, where RNA polymerase binds and carry out transcription of the genes. And third important part is operator site, which is located just downstream to the promoter. And it is the site where the repressor protein binds. This is overall structure of the leg operon. ठीक है, अब हम समझते हैं कि कैसे इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है एंड कैसे इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द एक्सप्रेशन इज अलाउड. ठीक है, तो हम इन दोनों कंडीशन को वन बाय वन देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये पॉसिबल होता है, कि कैसे यहाँ पर रेगुलेशन होता है, डिसाइड होता है कि कब तो हमें ये जीन एक्सप्रेस करने हैं और कब नहीं करने हैं. ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं रेगुलेशन कैसे होता है. तो उसके लिए वापस से हम एक बार लैकोपेरॉन बना लेते हैं. Again, there are three genes Z, Y and A. Regulatory, the gene I, promoter site P and downstream operator site. ठीक है, अब हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज. अगर मीडियम में ग्लूकोज है तो इसका रेगुलेशन कैसे होगा, कैसे लैकोपेरॉन का रेगुलेशन होगा कि वो एक्सप्रेस हो या फिर नहीं हो. सो आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस रेगुलेटरी जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड. ये हमेशा एक्सप्रेस होती रहती है और इसके जो प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, आर प्रोटीन. ओके, सो इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ये जो आई होता है कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता है एंड दिस प्रोटीन्स फॉर्म टेट्रामर्स. ये आपस में जॉइंट होकर टेट्रामर मॉलिक्यूल बना लेती है, इसको बोलते हैं हम रिप्रेसर टेट्रामर. दिस रिप्रेसर टेट्रामर हैज हाई एफिनिटी टू ऑपरेटर साइट. तो ये जाता है एंड बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइट. ठीक है, अब जब ऑपरेटर साइट पे ये बाइंड हो गया तो ये एक तरह से ब्लॉक का काम करता है. अब यहाँ पर जब प्रमोटर पर योर आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड, इट विल नॉट एबल टू मूव टू द स्ट्रक्चरल जीन्स. ओके, तो दिस इज अ काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन कि अगर आपका ट्रेन का ट्रैक है, उस पर ट्रेन चल रही है. सो आप मानो अज्यूम करो कि ट्रेन जो है आपकी आरएनए पॉलीमरेज है और अगर आप ट्रेन के आगे कुछ ब्लॉक रख दो तो ट्रेन मूव नहीं कर पाएगी ट्रैक पर. तो दिस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन. यहाँ पर आप अज्यूम करो कि प्रमोटर एक ट्रेन है और ये ट्रेन का ट्रैक है जिस पर जीन्स हैं बहुत सारे, और अगर आपने कुछ आगे ब्लॉक रख दिया तो ट्रेन इज नॉट एबल टू मूव. तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है कि ऑपरेटर ने ये रिप्रेसर आके बाइंड हो गया ऑपरेटर पर और ये ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं एंड दे आर नॉट अलाउइंग प्रमोटर टू मूव. तो जब प्रमोटर मूव ही नहीं करेगा तो यहाँ पे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. ये जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बन रहा है वो नहीं होगा और प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे. फाइन, तो ग्लूकोज के प्रेजेंट में वी डू नॉट इक्वलाई डू नॉट नीड द लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग जीन. तो यहाँ पर लैक्टोज के जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा. सो दिस इज द वे where in presence of glucose regulation is carried out. So in presence of glucose, operator binds, this repressor binds to operator site. This creates a kind of block in the pathway of promoter, and in this condition polymerase is not allowed to carry out the transcription of the gene and the expression of lac metabolizing gene will not occur. I think this is clear to all of you. This is very clear.
अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कंडीशन में विल टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड कंडीशन में देखते हैं जब ग्लूकोज मीडियम में नहीं है, ग्लूकोज इज एब्सेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इकोलाई के पास ग्लूकोज तो नहीं है, इट हैज लैक्टोज इन द मीडियम, तो उसको लैक्टोज ही देना पड़ेगा टू गेन द एनर्जी। तो वो उस कंडीशन में क्या करेगा, सो सपोज दिस इज द इकोलाई सेल्स जिसके अंदर ये हमारा जीनोम पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑपरेटर जो हो रहा है, जो रिप्रेसर हो रहा है, वो ऑपरेटर साइड पे जाकर बाइंड हो रहा है और पॉलीमरेज के रोड को ब्लॉक कर रहा है, बट कुछ कुछ एक्सप्रेशन इसका लीकी होता रहता है। कभी कभी कोशिश करता है कि ऑपरेटर साइड से रिप्रेसर हटा दे, और कुछ कुछ पॉलीमरेज जो होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं जाके ट्रांसक्रिप्शन करा के, और सम अमाउंट ऑफ एंजाइम्स हमेशा इसमें प्रोड्यूस रहते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज परमेज, एसिटाइलेज, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ग्लूकोज के प्रेजेंस में वैसे तो लाइकोपेरोन का एक्सप्रेशन नहीं होता है, बट सम अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज देयर, कि हमेशा देखो रिप्रेसर तो बाइंड करता है, बट कभी कभी प्रमोटर इन जीन्स को ट्रांसक्राइब कर देता है, बट दैट टू इन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो उस जो स्मॉल अमाउंट का परमेज होता है, वही परमेज जाकर मेम्ब्रेन पे बाइंड होता है एंड इट अलाउज लैक्टोज मॉलिक्यूल्स टू एंटर इन द सेल। फाइन, आई थिंक दिस इज क्लियर। मैंने क्या बोला कि ग्लूकोज के प्रेजेंस में रिप्रेसर मॉलिक्यूल हमेशा ऑपरेटर पे जाके बाइंड होता है एंड इट्स नॉट अलाउड मूवमेंट ऑफ पॉलीमरेज थ्रू द जीन, बट some amount of small amount of expression of the genes is always there। जो पॉलीमरेज होता है हमेशा मैनेज कर लेता है कुछ थोड़े अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वही थोड़ा अमाउंट के जो जीन्स होते हैं, इसमें परमेज जो होता है, इट हेल्प्स लैक्टोज टू एंटर इनटू द सेल फ्रॉम द मीडियम। एंड जैसे ही लैक्टोज सेल के अंदर जाता है, सपोज दीज आर लैक्टोज मॉलिक्यूल, जैसे ही लैक्टोज सेल के अंदर गया, these repressor molecules has high affinity to lactose molecules than the operator। मीन्स इन रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स की लैक्टोज के लिए हाई एफिनिटी होती है कंपेयर टू द ऑपरेटर साइड। तो ये क्या होता है कि जो लैक्टोज मॉलिक्यूल होते हैं, दे बाइंड्स टू द रिप्रेसर मॉलिक्यूल एंड आफ्टर, सो बाय दिस बाइंडिंग देयर इज अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज अकर इन द रिप्रेसर मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट नाउ दीज रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर साइड। क्या बोला मैंने, जैसे ही लैक्टोज सेल के अंदर गया, जो हमारे रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे हैव हायर एफिनिटी टू द लैक्टोज मॉलिक्यूल, सो लैक्टोज मॉलिक्यूल विल गो एंड बाइंड टू द रिप्रेसर मॉलिक्यूल, और जैसे ही लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड होंगे, देयर इज सम कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस अकर इन द रिप्रेसर मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट दे आर नॉट अलाउड टू बाइंड एट द ऑपरेटर साइड। और जैसे ही ये ऑपरेटर साइड आपकी फ्री हुई, अब पॉलीमरेज का जो रोड है वो फ्री है, तो ये आगे मूव करेगा और यहाँ पे जीन एक्सप्रेस होंगे सारे के सारे, और सारे के सारे प्रोटीन बनेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है। क्या क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज परमेज एंड एसिटाइलेज। तो गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को क्लीव करेगा, परमेज हेल्प करेगा लैक्टोज को अंदर अपटेक करने में, ठीक है। अब जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया, इसने क्या किया, लैक्टोज को क्लीव कर दिया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, तो यहाँ पर इक्वल का काम बन गया, उसको ग्लूकोज मिल गया, तो वो इसको यूटिलाइज करेगा और अपनी सारी रिएक्शंस को कैरी आउट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों कंडीशन में डिसाइड होता है कि कब तो हमें लैकोपेरोन को एक्सप्रेस करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ द लैकोपेरोन इज रेगुलेटेड इन द प्रोकैरियोट्स और ई कोलाई, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम इस पे कुछ बेस क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए, क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे तो वी विल फर्दर टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। आई हैव सम क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन माय फोन, सो लेट्स डिस्कस 2 or 3 questions regarding the topic, so that it will make you understand the topic in a more clear way. Okay, let's take this question. Okay, first question is lactoperon inhibition by repressor is an example of,
इसके एमसीक्यूज हैं, ए नेगेटिव रेगुलेशन, बी पॉजिटिव रेगुलेशन, सी नीदर एंड डी बोथ। तो क्वेश्चन क्या है, लैक ऑपरॉन इनिबिशन बाय रिप्रेसर। रिप्रेसर क्या था, आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ इनिबिटरी, देयर इज अ रेगुलेटरी जीन आई टोल्ड यू द आई जीन, ठीक है, दैट इज रेगुलेटरी जीन, उससे क्या बनता है, रिप्रेसर बनता है आपका कॉन्स्टिट्यूटिवली, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि लैक ऑपरॉन इनिबिशन बाय रिप्रेसर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो आई जीन होता है वो हमेशा एक्सप्रेस होता रहता है, उससे एक प्रोटीन बनती है, उसको हम बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है, दे विल गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर साइड, और हमेशा क्या करती है, एक्सप्रेशन को ब्लॉक करती है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन, ओके। सो सही आंसर क्या होगा, दिस इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव, मतलब रिप्रेसर प्रोटीन do not allow the expression of the lac operon genes, they are suppressing the expression of the lac operon genes, so the answer must be the negative regulation। पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज किसी चीज के एक्सप्रेशन को बढ़ाए, दैट इज पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि रिप्रेसर एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है लेफ्ट को, देन इन केस वो पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिप्रेसर होते हैं, दे आर गोइंग एंड दे गो एंड बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइड, एंड आफ्टर बाइंड टू द ऑपरेटर साइड they do not allow the movement of polymerase and expression of the gene, so this is a kind of negative regulation, okay। I think this is clear। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो अभी नीट 2019 में पूछा गया है डायरेक्टली, दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको हर जीन का नाम पता होना चाहिए, हर जीन का प्रोटीन पता होना चाहिए, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन उसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे नीट 2019 का जो क्वेश्चन था, दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या था, विच जीन कोड्स फॉर रेगुलेटरी एलिमेंट, ओके। इसके ऑप्शंस क्या थे, ओ, सेकेंड ऑप्शन था पी, सी ऑप्शन था आई जीन, एंड डी वाज जेड जीन। तो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलेटरी एलिमेंट में मेन जीन होती है, दैट इज रेगुलेटरी जीन, और उसका नाम हमने बताया था आई जीन। तो इसका ऑप्शन सीधे सीधे जाएगा, दैट इज आई जीन। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको हर एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए, हर एलिमेंट का प्रोटीन पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ओ इज ऑपरेटर साइड, जहां पर रिप्रेसर बाइंड होता है, P इज प्रमोटर साइड, जहां पर पॉलीमरेज बाइंड होता है, एंड I इज द जीन, इट्स द करेक्ट आंसर, इट कोड्स फॉर द रिप्रेसर मॉलिक्यूल, एंड Z कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइनेज, ठीक है। So I think this topic is clear to you. If you have any problem, then you can watch the video again. Okay, thank you.